हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, जैसे एएलपी, बीएस, पीएससीएल, यूपीपीसीएल, डीएमआरसी, इसरो, डीआरडीओ, सेल, आईओएफ, वेल, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, आईटीआई, ये सारे के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग डीसी एंड एसी मशीन आर्मेचर वाइंडिंग का एमसीक्यू लगाएंगे, जिसका हम प्रीवियस वीडियो में हम इसका जो है स्मरणीय तथ्य कर चुके हैं ऑनलाइन रेट के फॉर्मेट में। इसका एमसीक्यू करेंगे। टोटल 142 क्वेश्चन है जो हम आप लोगों को करवाएंगे, जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिक मशीन की आर्मेचर वाइंडिंग में कौन सा बल उत्पन्न होता है। तो विद्युत वाहक बल जिसको ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल जो होता है उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रिक मशीन की आर्मेचर वाइंडिंग में कौन सा बल उत्पन्न होता है, तो ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है विद्युत वाहक बल। ठीक है, अब देखिए एसी मशीनों में आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ पर लपेटी जाती है, तो ये लपेटी जाती है स्टेटर पर बने आधे ढके स्लॉट पर, ढके स्लॉट पर और स्टेटर पर बने खुले स्लॉट पर, मतलब दोनों होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी मशीन जो होता है आपका, डीसी मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ पर लपेटी जाती है, आर्मेचर पर बने बंद स्लॉटों पर। डीसी मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ पर लपेटी जाती है, आर्मेचर पर बने बंद स्लॉटों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंद कॉइल बाइंडिंग उपयोग में ली जाती है, डीसी मशीनों में। कह रहा है खुली कॉइल बाइंडिंग उपयोग में ली जाती है एसी मशीनों में। खुली ओपन कॉइल बाइंडिंग जो होगा, कॉइल बाइंडिंग होगा वो किस में होगा, ओपन कॉइल बाइंडिंग होगा एसी मशीन में। और क्लोज्ड कॉइल बाइंडिंग किस में होगा, क्लोज्ड कॉइल बाइंडिंग होगा डीसी मशीन में। क्लोज्ड रहेगा तो डीसी, ओपन रहेगा तो एसी। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि डीसी मशीन की आर्मेचर बाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की प्रवृत्ति होती है प्रत्यावर्ती प्रवृत्ति, एसी प्रवृत्ति। कैसी, एसी प्रवृत्ति, प्रत्यावर्ती प्रवृत्ति होती है। रिंग आर्मेचर पद्धति में आर्मेचर कोर का आकार होता है छल्ले के आकार का होता है। रिंग आर्मेचर पद्धति में आर्मेचर कोर का आकार होता है छल्ले के आकार का होता है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि ड्रम आर्मेचर पद्धति में आर्मेचर कोर का आकार होता है, बेलन के आकार का। ड्रम में क्या होगा, ड्रम जो ढोल पीटते हैं वो किस आकार का होता है, बेलन के आकार का। तो समझ जाइए कि बेलन के आकार का होगा ड्रम आर्मेचर पद्धति में कोर का आकार। पोल पिच का सूत्र क्या होता है, जब हम बात करते हैं किसका, पोल पिच का, तो देखिए पोल पिच का सूत्र आपका होता है किसका, पोल पिच का सूत्र होता है, देखिए पोल पिच का सूत्र होता है पोल पिच इक्वल टू कुल आर्मेचर स्लॉटों की संख्या, नंबर ऑफ टोटल आर्मेचर स्लॉट्स बाय पोल्स की संख्या। पोल पिच इक्वल टू कुल आर्मेचर स्लॉटों की संख्या बाय पोल की संख्या। पोल पिच इक्वल आर्मेचर चालकों की संख्या, पोलों की संख्या। या तो ऊपर में आर्मेचर चालक लीजिए, या तो कुल आर्मेचर स्लॉटों की संख्या लीजिए, नीचे में पोल की संख्या से डिवाइड कर दीजिए। ए और बी दोनों होगा। पोल पिच इक्वल टू कुल आर्मेचर स्लॉटों की संख्या बाय पोलों की संख्या। पोल पिच इक्वल टू आर्मेचर चालकों की संख्या बाय पोल की संख्या। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, जब आर्मेचर चालकों की संख्या 84 तथा पोल की संख्या 6 हो तो पोल पिच क्या होगा। बोला है कि आर्मेचर चालकों की संख्या 84 और पोलों की संख्या 6 हो तो पोल पिच क्या होगा। पोल पिच की इक्वल टू क्या होता है, जब हम पोल पिच इक्वल टू निकालते हैं तो आर्मेचर चालकों की संख्या, आर्मेचर किसका, चालकों की संख्या, कंडक्टर की संख्या, अनडिवाइडेड चालकों की संख्या बाय पोल्स की संख्या, नंबर ऑफ पोल्स। तो देखिए ये कितना है, 84 है आर्मेचर चालकों की संख्या, 6 क्या है आपका, पोलो की संख्या। डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 14 आएगा। ठीक है, कॉइल पिच का अन्य नाम क्या है, कॉइल पिच का अन्य नाम है आपका बाइंडिंग पिच और कॉइल स्पैन। कॉइल स्पैन या बाइंडिंग पिच, कॉइल पिच का अन्य नाम है कॉइल स्पैन या बाइंडिंग पिच। ठीक है, बाइंडिंग पिच। एक कॉइल की दो सक्रिय साइड जो असमान ध्रुवों के अंतर्गत हो के बीच की दूरी को कहते हैं कॉइल पिच भी कहते हैं, कॉइल स्पैन भी कहते हैं, बाइंडिंग पिच भी कहते हैं। ये सारा एक ही चीज है। एक कॉइल में दो सक्रिय साइड जो असमान ध्रुवों के अंतर्गत हो के बीच के दूरी को कहते हैं कॉइल पिच कहते हैं।
कॉइल स्पान कहते हैं, बाइंडिंग पिच भी कहते हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सभी। कम्यूटेटर सेगमेंट पर एक कॉइल के दो सिरों को जोड़ने के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, कम्यूटेटर पिच कहते हैं। कम्यूटेटर सेगमेंट पर एक कॉइल के दो सिरों के को जोड़ने के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, कम्यूटेटर पिच कहते हैं, क्या कहते हैं, कम्यूटेटर पिच कहते हैं। कह रहा है कि कम्यूटेटर के विपरीत दिशा में किसी कॉइल की दोनों साइडों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बैक पिच कहते हैं। कम्यूटेटर के विपरीत दिशा में किसी कॉइलों की दोनों साइडों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बैक पिच कहते हैं। कम्यूटेटर के विपरीत दिशा मतलब कम्यूटेटर यहाँ है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर किसी कॉइल की दोनों साइडों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, तो बैक पिच कहेंगे। बैक पिच को वाई बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब फ्रंट पिच को वाई एफ से डिनोट करते हैं। अब देखिए फ्रंट वाला आगे वाला पिच होता है। आर्मेचर से कम्यूटेटर की ओर से एक कॉइल की अंतिम भुजा, आर्मेचर से कम्यूटेटर की ओर से एक कॉइल की अंतिम भुजा तथा उससे अगली कॉइल की पहली भुजा के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फ्रंट पिच कहते हैं। आर्मेचर के से कम्यूटेटर की ओर से एक कॉइल की अंतिम भुजा तथा उससे अगली कॉइल की पहली भुजा, अगली मतलब फ्रंट वाला भुजा के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फ्रंट पिच कहते हैं। फ्रंट पिच को किससे डिनोट करते हैं, वाई एफ से, ठीक है। अब देखिए कड़ा की दो संलग्न कॉइल की प्रथम एक्टिव साइडों के बीच की दूरी को बाइंडिंग पिच कहते हैं। दो संलग्न कॉइल की प्रथम एक्टिव साइडों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बाइंडिंग पिच कहते हैं, बाइंडिंग पिच कहते हैं। वाइस औसत पिच, एवरेज पिच क्या होता है, देखिए जब हम एवरेज पिच का निकालेंगे, देखिए वाई ए लेते हैं एवरेज पिच का, वाई ए भी एवरेज पिच, तो देखिए तो इसका मतलब हुआ कि फ्रंट पिच प्लस किसका, बैक पिच, फ्रंट पिच और बैक पिच डिवाइडेड बाय 2, औसत निकालने के लिए हम ये फार्मूला लगाते हैं, फ्रंट पिच और क्या बैक पिच बाय 2, ये क्या होगा आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लैप बैंडिंग का दूसरा नाम क्या है, समांतर बैंडिंग। लैप बैंडिंग जो होता है समांतर बैंडिंग है। लैप बैंडिंग क्या है, लैप ऐसे ऐसे होगा तो समांतर होगा, इसके बीच की दूरी का सब जगह सेम होगा तो समांतर होगा। यदि एक कॉइल के दोनों सिरों को कम्यूटेटर सेगमेंट पर साथ साथ जोड़ा जाए तो इस प्रकार की बाइंडिंग को कहते हैं लैप बाइंडिंग। मतलब यदि एक कॉइल के दोनों सिरों को कम्यूटेटर सेगमेंट पर साथ साथ जोड़ा जाए तो इस प्रकार के बाइंडिंग को कहते हैं लैप बाइंडिंग। लैप बाइंडिंग के प्रकार होते हैं सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग, मल्टीप्लेक्स लैप बाइंडिंग, डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग, उपरोक्त सभी। लैप बाइंडिंग के प्रकार होते हैं सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग, मल्टीप्लेक्स लैप बाइंडिंग, डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग, उपरोक्त सभी लैप बाइंडिंग के प्रकार होते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच वाईसी का मान होता है 1। सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच वाईसी का मतलब कम्यूटेटर पिच का मान क्या होगा, 1 होगा। डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच वाईसी का मान क्या होगा, 2 होगा। सिंप्लेक्स में 1, सिंप्लेक्स में सिंपल होगा तो 1 होगा। डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच का मान 2 होगा। ट्रिप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच वाईसी का मान 3 होगा। ट्रिप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच वाईसी का मान 3 होगा, वाईसी का मान 3 होगा। ट्रिप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच वाईसी का मान 3 होगा। कह रहा है कि क्वाड्राप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच वाईसी का मान क्या होगा, 4। क्वाड मतलब क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रेंट, क्वाड्र मतलब होता ही है 4, तो इसमें क्या होगा क्वाड्राप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच वाईसी का मान क्या होगा, 4 होगा। यदि एक कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर बार बार पर मतलब क्या, यदि एक कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर बार पर लगभग 1 पोल पिच की दूरी पर जोड़ा जाए तो इस पूरी बाइंडिंग को कहते हैं वेव बाइंडिंग। यदि एक कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर बार पर लगभग 1 पोल पिच की दूरी पर जोड़ा जाए तो इस पूरी बाइंडिंग को कहते हैं वेव बाइंडिंग। क्या कहते हैं, वेव बाइंडिंग। क्या कहते हैं, वेव बाइंडिंग। कह रहा है कि वेव बाइंडिंग का दूसरा नाम होता है श्रेणी बाइंडिंग। श्रेणी बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग का दूसरा नाम क्या है, श्रेणी बाइंडिंग। वेव बाइंडिंग जो होता है उसका दूसरा नाम है श्रेणी बाइंडिंग। कह रहा है कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं कॉइल कनेक्शन। कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं कॉइल कनेक्शन। क्या कहते हैं, कॉइल कनेक्शन। कह रहा है किस प्रकार के कनेक्शन में कम्यूटेटर साइड की ओर से देखने पर वाइंडिंग घड़ी की घूमने की दिशा में आगे की ओर बढ़ जाती है, तो क्या होता है, प्रोग्रेसिव कनेक्शन। किस प्रकार के कनेक्शन में कम्यूटेटर साइड की ओर से देखने पर वाइंडिंग घड़ी की दिशा घूमने की दिशा में आगे की ओर बढ़ती है, तो प्रोग्रेसिव कनेक्शन होता है। किस प्रकार के कनेक्शन में कम्यूटेटर साइड की ओर से देखने पर वाइंडिंग घड़ी की घूमने की दिशा मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ती है, तो होता है प्रोग्रेसिव कनेक्शन। प्रोग्रेसिव बाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच का मान क्या होता है, +1। प्रोग्रेसिव बाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच का मान होता है +1। क्या होता है, +1। कह रहा है कि
किस प्रकार के कनेक्शन में कम्यूटेटर साइड की ओर से देखने पर बाइंडिंग घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में आगे की ओर बढ़ती है? तो रिट्रोग्रेसिव कनेक्शन में। किस प्रकार के कनेक्शन में कम्यूटेटर साइड की ओर से देखने पर बाइंडिंग घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में आगे की ओर बढ़ती है? तो रिट्रोग्रेसिव कनेक्शन। रिट्रोग्रेसिव कनेक्शन। किस प्रकार के कनेक्शन में कम्यूटेटर साइड की ओर से देखने पर बाइंडिंग घड़ी के घूमने के विपरीत दिशा में आगे की ओर बढ़ती है? तो रिट्रोग्रेसिव कनेक्शन। रिट्रोग्रेसिव कनेक्शन। अब देखिए रिट्रोग्रेसिव कनेक्शन में कम्यूटेटर पिच का मान कितना होता है? -1। देखिए प्रोग्रेसिव में क्या होगा? +1। रिट्रोग्रेसिव में क्या होगा? कनेक्शन में कम्यूटेटर पिच का मान -1 होगा। कॉइल का वह भाग जो स्टेटर कोर की स्लाइड में व्यवस्थित रहता है और जिसमें मैग्नेटिक लाइन के कटने से ईएमएफ विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है? सक्रिय साइड। कॉइल का वह भाग जो स्टेटर कोर की स्लॉट में व्यवस्थित रहता है और जिसमें मैग्नेटिक लाइन के कटने से ईएमएफ विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, कहलाता है सक्रिय साइड। सक्रिय साइड कहलाता है। करा कि कॉइल का वह भाग जो स्लॉट से बाहर रहता है कहलाता है अक्रिय साइड। अक्रिय साइड। कॉइल का वह भाग जो स्लॉट से बाहर रहता है कहलाता है अक्रिय साइड। अक्रिय साइड। कॉइल पिच या वाइंडिंग पिच तथा पोल पिच का अनुपात क्या कहलाता है? ये कहलाता है पिच फैक्टर। पिच फैक्टर। कॉइल पिच या बाइंडिंग पिच। देखिए या तो कॉइल पिच होगा, कॉइल पिच, अब बाय क्या? बाय पोल पिच, या तो होगा बाइंडिंग पिच। बाइंडिंग पिच को ही कॉइल पिच कहते हैं। बाइंडिंग पिच, पिच बाय क्या? पोल पिच। मतलब बाइंडिंग पिच, बाइंडिंग पिच बाय क्या? पोल पिच। ये जो होता है आपका, ये कहलाता है पिच पिच फैक्टर। पिच फैक्टर इक्वल टू बाइंडिंग पिच बाय पोल पिच या कॉइल पिच बाय पिच पोल पिच। ठीक है। करा कि यदि मशीन बाइंडिंग में एक से अधिक कॉइलों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर समूह बना दिया जाता है तो वह कॉइल ग्रुप कहलाता है। कॉइल ग्रुप कहलाता है। यदि मशीन बाइंडिंग में एक से अधिक कॉइलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करके समूह बना दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? कॉइल ग्रुप कहते हैं। कुल कॉइल ग्रुप को ज्ञात किया जाता है कैसे? कुल कॉइल ग्रुप को ज्ञात किया जाता है। कुल कॉइल ग्रुप इक्वल टू फेजों की संख्या इंटू पोल की संख्या। फेजों की संख्या इंटू पोल की संख्या। कुल कॉइल ग्रुप इक्वल टू फेजों की संख्या इंटू पोल की संख्या। फेजों की संख्या इक्वल टू इंटू पोल की संख्या। कुल कॉइल ग्रुप इक्वल टू। कह रहा है कि प्रति फेज कॉइल ग्रुप को ज्ञात करने के लिए प्रति फेज कॉइल ग्रुप इक्वल टू कुल कॉइल ग्रुप बाय फेजों की संख्या। कुल कॉइल ग्रुप बाय फेजों की संख्या। प्रति फेज कॉइल ग्रुप निकालना है तो कुल कॉइल ग्रुप ले लीजिए, फेज के संख्या से डिवाइड कर दीजिए। कुल कॉइल ग्रुप बाय फेजों की संख्या इक्वल टू प्रति फेज कॉइल ग्रुप। ठीक है। अब कह रहा है कि एकल परत वाइंडिंग में स्टेटर या आर्मेचर में कॉइल की संख्या कितनी होती है? तो कॉइल की संख्या स्लॉटों की संख्या बाय 2 होती है। मतलब एकल परत बाइंडिंग में स्टेटर या आर्मेचर में कॉइल की संख्या कितनी होती है? तो कॉइल की संख्या बराबर स्लॉटों की संख्या बाय 2। स्लॉटों की संख्या बाय 2। कॉइल की संख्या बराबर स्लॉटों की संख्या बाय 2। स्लॉटों की संख्या बाय 2। कह रहा है कि दुई परत बाइंडिंग में स्टेटर या आर्मेचर में कॉइल की संख्या कितनी होती है? तो कॉइल की संख्या बराबर स्लॉटों की संख्या। कॉइल की संख्या बराबर स्लॉटों की संख्या होती है। दुई परत बाइंडिंग में स्टेटर या आर्मेचर में कॉइल की संख्या कितनी होती है? तो कॉइल की संख्या बराबर स्लॉटों की संख्या। कॉइल की संख्या बराबर क्या होगी? स्लॉटों की संख्या। जब हम बात करते हैं पूर्ण पिच बाइंडिंग में कॉइल पिच कितनी होती है? तो कॉइल पिच बराबर पोल पिच। कॉइल पिच बराबर पोल पिच। पूर्ण पिच बाइंडिंग में कॉइल की पिच कितनी होती है? तो कॉइल पिच बराबर पोल पिच। कॉइल पिच बराबर पोल पिच। पूर्ण पिच बाइंडिंग में कॉइल पिच क्या होती है? कितना? कॉइल पिच बराबर पोल पिच। लघु पिच बाइंडिंग में कॉइल पिच और पोल पिच के मध्य संबंध होता है कॉइल पिच बराबर पोल पिच। कॉइल पिच बराबर पोल पिच। लघु पिच बाइंडिंग में कॉइल पिच और पोल पिच के मध्य संबंध होता है कॉइल पिच बराबर पोल पिच। कॉइल पिच बराबर पोल पिच। कराएगी मोटर की इलेक्ट्रिकल डिग्री का सूत्र होता है पोलों की संख्या इंटू 180। मोटर की इलेक्ट्रिकल डिग्री का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है पोलों की संख्या इक्वल टू 180। मोटर की इलेक्ट्रिक डिग्री इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स होगा इंटू कितना होगा? 180 होगा। कितना होगा? 180 डिग्री। करा यदि किसी बाइंडिंग में कॉइलों की संख्या और पोल प्रति फेज एक है, मतलब दोनों बराबर है, तो वह बाइंडिंग कहलाएगी कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग। कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग। यदि किसी बाइंडिंग में कॉइलों की संख्या पोल प्रति फेज एक है तो वह बाइंडिंग क्या कहलाएगी? कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग। कॉन्सेंट्रिक मतलब एक ही सेंटर पर होगा। ठीक है। कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग कहलाएगी। कराएगी कॉइल कोमा पोल कोमा फेज की संख्या एक से अधिक है तथा वह भिन्न स्लॉटों में लगी है, ऐसी बाइंडिंग कहलाती है। कौन सा बाइंडिंग कहलाएगी ऐसी? तो ऐसी बाइंडिंग को हम कहेंगे आपका
डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग कौन बाइंडिंग कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग। क्वाइल पोल फेज की संख्या एक से अधिक तथा भिन्न स्लॉट में लगी है तो ऐसे बाइंडिंग कहलाएगी डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग। क्या कहलाएगी? डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग। कह रहा है कि यदि बाइंडिंग में क्वाइल ग्रुप समान सेंटर की हो तो बाइंडिंग कहलाती है। यदि बाइंडिंग में क्वाइल ग्रुप समान सेंटर की हो तो बाइंडिंग कहलाती है। कैसी बाइंडिंग कहलाएगी? कंसेंट्रिक बाइंडिंग। मतलब यदि बाइंडिंग में क्वाइल ग्रुप समान सेंटर की हो, सेंटर समान होगा, एक ही सेंटर पर होगा तो कंसेंट्रिक होता है। क्या होता है? कंसेंट्रिक होता है। ठीक है। यदि पोल की संख्या 4 है और स्लॉटों की संख्या 24 है तो पोल पिच कितनी होगी? पोल पिच कितनी होगी हमसे पूछा है। तो जब हम पोल पिच का बात करते हैं तो पोल पिच पर इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ स्लॉट्स बाय नंबर ऑफ पोल्स। नंबर ऑफ स्लॉट कितना है आपका? 24 है। नंबर ऑफ पोल कितना है? 4 है। 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 स्लॉट होगा। कितने स्लॉट होगा? 6 स्लॉट होगा। सिंगल फेज मोटरों में अधिकतर वाइंडिंग होती है। सिंगल फेज मोटरों में अधिकतर वाइंडिंग होती है। कंसेंट्रिक वाइंडिंग सिंगल फेज मोटर में होती है। एक 8 ध्रुव वाले तरंग कुंडल में जुड़े डीसी मशीन के आर्मेचर के कितने समांतर पथ होंगे? ध्रुव कितने हैं? 8। ध्रुव कितने हैं? 8 है। तो अब कह रहा है कि तरंग कुंडल में जुड़े डीसी मशीन के आर्मेचर के कितने समांतर पथ होंगे? इसमें कितने समांतर पथ होंगे? तो 2 समांतर पथ होंगे। ध्रुव है 8, तरंग कुंडलन में है, डीसी मशीन में आर्मेचर कितने समांतर पथ होंगे? 2 समांतर पथ होंगे। कह रहा है कि अगर पोल पिच 8 है और पोलों की संख्या 8 है तो आर्मेचर स्लॉटों की संख्या क्या होगा? आर्मेचर स्लॉटों की संख्या क्या होगा ये पूछा है। अगर हमको क्या निकालना है? आर्मेचर स्लॉटों की संख्या। तो देखिए अगर हम आर्मेचर स्लॉट की संख्या निकालना है तो आर्मेचर स्लॉट जब हम पोल पिच का बात करते हैं, किसका? पोल पिच इक्वल टू क्या होता है? पोल पिच इक्वल टू होता है पोलों की संख्या। देखिए अगर पोल पिच कितना है? 8 है। पोल की पिच कितना है? 8 है। 8 हो गया। इक्वल टू क्या होगा? आर्मेचर स्लॉटों की संख्या, पोल की संख्या बाय आर्मेचर स्लॉटों की संख्या। तो 8 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। अगर कह रहा है कि मीट्रिक प्रणाली में से ऐसी सुपर नेम्ड तांबे के तार का आकार व्यक्त किया जाता है। मैट्रिक प्रणाली में ऐसी सुपर इनमेल्ड तांबे की तार का आकार व्यक्त किया जाता है किसमें? व्यास मिलीमीटर में। कह रहा है कि छोटे ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग में अंतः परतः अचालक क्वाइल सेपरेटर इंसुलेटर होता है। क्वाइल सेपरेटर इंसुलेटर होता है कौन सा? तो ये क्वाइल सेपरेटर इंसुलेटर होगा लेदरवाइट कागज। ये क्वाइल सेप इंसुलेटर जो है ये वाला वो कौन है? रेड लेदरवाइट कागज है। ये क्वाइल सेपरेटर के रूप में यूज किया गया है। कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग में 0.16 मिलीमीटर व्यास के सुपर इनेमेल्ड तार के स्थान पर 0.14 मिलीमीटर व्यास का तार का प्रयोग किया जाता है, परंतु लपेट की संख्या पूर्ववर्ती ही रखा जाता है, पहले जैसा। तो इस स्थिति में क्या होगा? लपेटे पहले जैसा ही है, तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में ट्रांसफार्मर का आउटपुट कम हो जाएगा। मतलब देखिए व्यास जो पहले था कितना? ट्रांसफार्मर की रीबाइंडिंग में व्यास पहले 0.16 मिलीमीटर व्यास था और सुपर इनेमेल्ड तार के स्थान पर 0.14 मिलीमीटर व्यास का प्रयोग किया गया था, परंतु प्लेट लपेट की संख्या पूर्ववत रखी गई, तो इस स्थिति में ट्रांसफार्मर का आउटपुट कम हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का आउटपुट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कह बाइंडिंग के किस परीक्षण के लिए खोजी कुंडली सर्च कॉइल विधि अपनाई जाती है? बाइंडिंग की किस परीक्षण के लिए खोजी कुंडली सर्च कॉइल विधि अपनाई जाती है? तो ये अपनाई जाती है पोल की ध्रुवता के लिए, पोलैरिटी के लिए, पोल की ध्रुवता पोलैरिटी के लिए। कह रहा है कि आर्मेचर रीबाइंडिंग कार्य में आपातकालीन परिस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी वार्निश प्रयोग की जाती है? कौन सी वार्निश प्रयोग की जाती है? तो वायु से शुष्क होने वाली वार्निश, वायु से शुष्क होने वाली वार्निश। कह रहा है आर्मेचर रीबाइंडिंग कार्य में आपातकालीन परिस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी वार्निश प्रयोग की जाती है? वायु से शुष्क होने वाली वार्निश, वायु से शुष्क होने वाली वार्निश। कह रहा है कि छोटी डीसी मोटर में प्रयोग किए जाने वाले खांचे हैं, छोटी डीसी मोटर में प्रयोग करने वाले खांचे हैं अर्धबंद खांचे। वेब तथा लैप बाइंडिंग में बैक पिच बराबर होता है, वेब तथा लैप बाइंडिंग में बैक पिच बराबर होता है परिणामी पिच के। वेब तथा लैप बाइंडिंग में बैक पिच बराबर होता है परिणामी पिच के। किसके? परिणामी पिच के। आर्मेचर बाइंडिंग में किसी एक कुंडली में लपेटों के पारंपरिक शॉर्ट सर्किट परीक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है।
कौन सा सर्वोत्तम विधि है? वोल्टता पतन विधि, वोल्टता पतन विधि। आर्मेचर बाइंडिंग में किसी एक कुंडली में लपेटों के पारस्परिक शॉर्ट सर्किट परीक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है, परीक्षण नहीं होगा, परीक्षण होगा यहाँ। सर्वोत्तम विधि है वोल्टता पतन विधि। आर्मेचर बाइंडिंग के अर्थ दोष परीक्षण के लिए अपनाई जाने वाली विधि। आर्मेचर बाइंडिंग में जो अर्थ दोष परीक्षण के लिए अपनाई जाने वाली विधि कौन सा है? तो हो जाएगा आपका मतलब ग्राउलर परीक्षण विधि, श्रेणी टैक्स लैंप विधि, वोल्टता पतन विधि। ये तीनों विधियां हैं जो आर्मेचर बाइंडिंग में अर्थ दोष परीक्षण के लिए अपनाई जाती है। ग्राउलर परीक्षण विधि, श्रेणी टेस्ट लैंप विधि, वोल्टता पतन विधि, तीनों विधियां हैं। कह रहा है कि लाइप तथा वेव बाइंडिंग में मुख्य अंतर क्या है? लाइप तथा वेव बाइंडिंग में मुख्य अंतर क्या है? समांतर पथों की संख्या में, समांतर पथों की संख्या में लैप बाइंडिंग तथा वेव बाइंडिंग में मुख्य अंतर है। कह रहा है कि किसी कुंडली के दोनों सिरों के बीच आर्मेचर खांचों या आर्मेचर चालकों के पदों मापी गई है दूरी है, क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है कुंडली पिच। कुंडली पिच किसी कुंडली के दोनों सिरों के बीच आर्मेचर खांचे या आर्मेचर चालकों के पदों मापी गई दूरी कुंडली पिच कहलाती है। आर्मेचर चालकों के पदों में मापी गई दूरी जिससे एक कुंडली आर्मेचर के पक्ष पर आगे बढ़ता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका पश्च पिच। पश्च आगे बढ़ेगा तो पश्च पिच होगा, क्या होगा? पश्च पिच। यदि एक कैपेसिटर प्रकार के पंखे की मोटर में 8 पोल्स है और कुंडली या कॉइल की संख्या 16 है, मुख्य कुंडल संख्या बराबर प्रारंभ कुंडल है, तो यह किस प्रकार की बाइंडिंग होगी? किस प्रकार की बाइंडिंग होगी? तो पूर्ण कुंडली बाइंडिंग, फुल कॉइल बाइंडिंग होगी, क्योंकि मुख्य कुंडलन संख्या प्रारंभ कुंडल संख्या के बराबर है तो क्या हो जाएगा? पूर्ण कुंडली बाइंडिंग होगी। करा कि किसी मोटर की कुंडलन में निहित कुल वैद्युतिक अंशों की गणना निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात की जा सकती है। किसी मोटर की कुंडलन में निहित कुल वैद्युतिक अंशों की गणना निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात की जाती है। किस सूत्र से? पोल की संख्या इंटू 180 डिग्री, पोल्स की संख्या इंटू 180 डिग्री। किसी पोल मोटर की कुंडलन में निहित कुल वैद्युतिक अंशों की गणना निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जाता है, पोल्स की संख्या इंटू 180 डिग्री। यदि एक पोल 16 पोल्स वाली कैपेसिटर प्रकार की पंखे की मोटर रिबाइंडिंग में एक अथवा 2 पोल्स की बाइंडिंग की ध्रुवता गलत हो तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में धीरे चलेगा। यदि एक 16 पोल्स वाली कैपेसिटर प्रकार की पंखों की मोटर रिबाइंडिंग में एक अथवा 2 पोल्स की बाइंडिंग की ध्रुवता गलत हो तो क्या चलेगा? धीरे चलेगा। यदि किसी मोटर बाइंडिंग में प्रति पोल या प्रति फेज कुंडलियों की संख्या 1 हो तो क्या कहलाती है? प्रति पोल या प्रति फेज कुंडलियों की संख्या 1 हो तो क्या कहलाती है? तो कहलाती है या क्या? संघनीकृत कंसंट्रेटेड बाइंडिंग। कंसंट्रेटेड बाइंडिंग, संघनीकृत बाइंडिंग क्या कहलाती है? संघनीकृत बाइंडिंग, कंसंट्रेटेड बाइंडिंग। अब यदि किसी मोटर की बाइंडिंग में एक समूह की सभी कुंडलियों को केंद्र एक ही हो तो क्या कहलाती है? तो उस कंडीशन में इसको हम बोलेंगे कंसेंट्रिक बाइंडिंग, संकेंद्रीय बाइंडिंग कहेंगे। यदि किसी मोटर की बाइंडिंग में एक समूह की सभी कुंडलियों का केंद्र एक ही हो तो वह कहलाती है संकेंद्रिक बाइंडिंग, कंसेंट्रिक बाइंडिंग कहलाती है। करा कि यदि किसी मोटर बाइंडिंग में प्रति पोल या प्रति फेज कुंडलियों की संख्या 1 से अधिक हो तो जो भिन्न खांचों में व्यवस्थित हो तो क्या कहलाती है? इस कंडीशन में कहलाती है वितरित बाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग। यदि किसी मोटर बाइंडिंग में प्रति पोल या प्रति फेज कुंडलियों की संख्या 1 से अधिक होगा तो 1 से अधिक किस बाइंडिंग में होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग में। भिन्न खांचों में व्यवस्थित हो तो वो कहलाएगी क्या? वितरित बाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग। अब कह रहा है कि यदि खांचों का कोण 30 वैद्युतिक अंश हो और मुख्य कुंडलन खांचा संख्या 1 से 1 से प्रारंभ हो तो प्रारंभिक कुंडली बाइंडिंग प्रारंभिक प्रकार की होगी, स्टार्टिंग बाइंडिंग होगी। किस प्रकार की स्टार्टिंग बाइंडिंग होगी? तो ये होगी खांचा संख्या 4 से, खांचा संख्या 4 से। यदि खांचे का कोण 30 वैद्युतिक अंश हो और मुख्य कुंडलन खांचा संख्या 1 से प्रारंभ हो तो प्रारंभिक कुंडलन स्टार्टअप बाइंडिंग का प्रारंभ होगा खांचा संख्या 4 से। यदि पोल की संख्या 4 हो और खांचों की संख्या 24 हो तो पोल पिच कितना होगा? तो पोल पिच मतलब इक्वल टू क्या होता है? खांचों की संख्या बाय पोल्स की संख्या 24/4 कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। स्प्लिट फेज मोटर बाइंडिंग में मुख्य कुंडलन तथा प्रारंभिक कुंडलन में खांचे कोण स्लॉट एंगल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो 90 डिग्री, 90 डिग्री। स्प्लिट फेज मोटर बाइंडिंग में मुख्य कुंडलन तथा प्रारंभिक कुंडलन में
खांचा कोण, स्लॉट एंगल होना चाहिए 90 डिग्री 90 डिग्री। एकल फेज मोटर में स्थापित की जाने वाली वाइंडिंग किस प्रकार की होती है, किस प्रकार की होती है एकल फेज में स्टार्ट करने वाली वाइंडिंग किस प्रकार की होती है, तो ये सेकेंडरी कंसेंट्रिक कंसेंट्रिक सेकेंडरी एक ही सेंटर पर। करा कि यदि एकल परत वितरित बाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग में कुंडलियों की संख्या 24 है तो खांचों की संख्या कितनी होगी, खांचों की संख्या कितनी होगी, तो 24 है तो 24/2। एकल परत वितरित बाइंडिंग है तो 24/2 करेंगे तो कितना होगा, 24/2 करेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। ठीक है। वितरित बाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग में सभी कुंडलियों के क्या समान होती है, क्या समान होती है, तो पोल पिच समान होती है। वितरित बाइंडिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग में सभी कुंडलियों के लिए पोल पिच समान होती है, पोल पिच समान होती है। थ्री फेज बाइंडिंग में प्रत्येक फेज की कुंडलियां 120 डिग्री वैद्युतिक अंशों के अंतर पर स्थापित की जाती है। थ्री फेज में कितना बाइंडिंग में प्रत्येक फेज की कुंडलियां 120 डिग्री वैद्युतिक अंशों के अंतर पर स्थापित की जाती है। प्रति फेज कुंडलियों की संख्या बराबर होती है, प्रति फेज कुंडलियों की संख्या बराबर होती है कुल कुंडलियां बाय फेज की संख्या के, कुल कुंडलियां बाय फेज की संख्या के बराबर होती है। आर्मेचर खांचों की संख्या के संदर्भ में आसन विपरीत ध्रुवों के बीच की दूरी, आसन विपरीत ध्रुवों के बीच की दूरी ध्रुव पिच कहलाती है। क्या कहलाती है, ध्रुव पिच कहलाती है। आर्मेचर खांचों की संख्या के संदर्भ में आसन विपरीत ध्रुवों के बीच की दूरी ध्रुव पिच कहलाती है। क्या कहलाती है, ध्रुव पिच कहलाती है। आर्मेचर घुमाव में निम्नलिखित में से कौन सा नियम अंत में कनेक्टर द्वारा एक छोर से जुड़े दो कंडक्टर होते हैं, दो कंडक्टर होते हैं, तो ये होता है टर्न्स। आर्मेचर घुमाव में निम्नलिखित में से कौन सा नियम अंत में कनेक्टर द्वारा एक छोर से जुड़े दो कंडक्टर होते हैं, टर्न्स। करेक्ट को प्रति पोल आर्मेचर स्लॉट की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसको, तो ये किया जाता है पोल पिच को। पोल पिच को प्रति पोल आर्मेचर स्लॉट की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। पोल पिच को प्रति पोल आर्मेचर स्लॉट की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। पिच कारक शॉर्ट पिच कॉइल से फुल पिच कॉइल के परिणामी ईएमएफ का अनुपात होता है। पिच कारक क्या होता है, तो पिच फैक्टर जब निकालते हैं तो पिच फैक्टर होता है क्या, शॉर्ट पिच कॉइल बाय क्या, फुल पिच कॉइल, इसका अनुपात होता है इससे। ठीक है। कह रहा है कि एक शॉर्ट पिच कॉइल के लिए पिच फैक्टर कितना होना चाहिए, एक शॉर्ट पिच कॉइल के लिए पिच फैक्टर होना चाहिए 1 से कम, क्योंकि फुल पिच से डिवाइड करते हैं इसलिए 1 से कम होगा। शॉर्ट पिच बाय क्या होता है, शॉर्ट पिच बाय फुल पिच होता है, इसलिए एक शॉर्ट पिच बराबर क्या होता है, के लिए पिच फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। एक ही कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़े दो कुंडल सिरों के बीच की दूरियां क्या होती है, तो ये होती है आपका फ्रंट पिच। एक ही कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़े दो कुंडल सिरों के बीच की दूरी क्या होती है, तो फ्रंट पिच। ड्रम प्रकार के डीसी आर्मेचर बाइंडिंग में कॉइल साइड के संदर्भ में बैक पिच और फ्रंट पिच होनी चाहिए, बैक पिच और फ्रंट पिच होनी चाहिए विषम और सम। मतलब ड्रम प्रकार का कैसा आकृति होता है, बेलनाकार होता है। डीसी आर्मेचर बाइंडिंग में कॉइल साइड के संदर्भ में बैक पिच और फ्रंट पिच, बैक पिच क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए, फ्रंट पिच क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। बैक पिच विषम, फ्रंट पिच सम होना चाहिए। यदि एक अल्टरनेटर बाइंडिंग में 5/6 का एक फ्रैक्शनल पिच है तो कॉइल स्पाम डिग्री में कितना होगा, कॉइल स्पाम किस में निकालना है, आपका डिग्री में निकालना है। तो देखिए 5/6 इंटू कितना होता है 180 डिग्री लेंगे, 180 डिग्री होता है टोटल, तो कितना हो जाएगा 30 बार में, और 35 जा कितना होगा 150। यदि एक अल्टरनेटर बाइंडिंग में 5/6 एक फ्रैक्शनल पिच है तो कॉइल स्पाम इक्वल होता है, कॉइल स्पान इक्वल टू होता है क्या, इक्वल टू होता है फ्रैक्शनल पिच जिसको हम बोलते हैं YF, फ्रैक्शनल पिच इंटू कितना 180 डिग्री। तो इससे 5/6 इंटू 180 करेंगे तो 30, और 35 जा कितना होगा 150, 150। करा कि नीचे दिए गए चित्र के जरिए इनमें से कौन सी वाइंडिंग को दिखाया जाता है, कौन सा वाइंडिंग है ये, स्किन बाइंडिंग। देखिए ये जो आपका ऐसे है और ये
1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल है, इसका 2 है। इसके बाद देखिए ये इसमें देखिए 2 और लाइन है, ये इधर है इधर है, तो इस पार्ट को क्या खोल लेंगे, एसके इन बाइंडिंग। नीचे दिए गए चित्र के जरिए इनमें से कौन सी बाइंडिंग को दिखाया जाता है, एसके इन बाइंडिंग। कड़ा की दिया गया चित्र निम्न में से कौन सा घुमाव को इंगित करता है, कौन सा घुमाव को इंगित करता है, तो देखिए एसक्यू कुंडल घुमाव है, ये क्या है, एसक्यू कुंडल घुमाव है, ये कौन सा एसक्यू कुंडल घुमाव, ऐसे एसक्यू कुंडल घुमाव है चित्र में इंगित किया गया है। कड़ा अल्टरनेटरों में फ्रैक्शनल पिच कॉइल का इस्तेमाल के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है, किसके प्रभाव को कम करने के लिए, हार्मोनिक्स प्रभाव को। अल्टरनेटरों में फ्रैक्शनल पिच कॉइल का इस्तेमाल हार्मोनिक्स के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। यदि वक्र में कुंडल का समूह होता है और एक ही केंद्र होता है तो इस वक्र को क्या कहते हैं, इस वक्र को कहते हैं केंद्रिक वक्र। यदि वक्र में कुंडल का समूह होता है और एक ही केंद्र होता है तो इस वक्र को क्या कहते हैं, केंद्रिक वक्र, केंद्रिक वक्र। अब कह रहा है कि नीचे दिए गया चित्र निम्नलिखित में से कौन सा वक्र इंगित करता है, नीचे दिए गए चित्र में कौन सा वक्र इंगित करता है, देखिए पेचदार कुंडल वक्र। देखिए यहाँ पेच फंसा हुआ है ना, ऐसे ऐसे, ये पेचदार क्या है, कुंडल वक्र है, ठीक है, पेचदार कुंडल वक्र। निम्नलिखित में से कौन सा बाइंडिंग नीचे दिए गए किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है, नीचे दिए गए इस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है, कौन सा बाइंडिंग है, तो ये सिंगल लेयर बास्केट बाइंडिंग, सिंगल लेयर है क्या, बास्केट बाइंडिंग। देखिए बास्केट जैसा आकृति है कि नहीं, बास्केट, ये टोकरी जैसा, तो सिंगल लेयर बास्केट है, ये निचला हिस्सा है, ये ऊपरा हिस्सा है, बास्केट बाइंडिंग, सिंगल लेयर बास्केट बाइंडिंग। एक आर्मेचर बाइंडिंग में एक टर्न कितने का होता है, तो एक टर्न होता है आपका 2 कंडक्टर का होता है। एक आर्मेचर बाइंडिंग में एक टर्न 2 कंडक्टर का होता है। यदि घुमाव में कॉइल की संख्या प्रति चरण केवल एक ध्रुव है तो घुमाव को क्या कहते हैं, घुमाव को कहते हैं सांद्रित बाइंडिंग, सांद्रित बाइंडिंग। कह रहा है कि यदि घुमाव में कॉइल की संख्या प्रति चरण केवल एक ध्रुव है तो घुमाव को सांद्रित बाइंडिंग कहते हैं। कौन सा बाइंडिंग कहते हैं, सांद्रित बाइंडिंग। अब कह रहा है 3 फेज तार आपूर्ति के लिए आर्मेचर में प्रयुक्त बाइंडिंग की संख्या कितनी होती है, 3 फेज के लिए, तो 3 गो होगा, 3 फेज के लिए 3 फेज तार आपूर्ति के लिए आर्मेचर में प्रयुक्त बाइंडिंग की संख्या 3 होती है। 3 फेज मोटर के लिए 3 फेज बाइंडिंग के लिए निम्न से किन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, 3 फेज बाइंडिंग को दर्शाना है तो उसके लिए कौन सा अक्षर होगा, तो UVW। 3 फेज मोटर के 3 फेज बाइंडिंग के लिए निम्न में से किन अक्षर को दर्शाया जाता है, UVW अक्षर को से। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय उपकरण है जो एक आर्मेचर में ग्राउंड शॉर्ट और ओपन कॉइल्स का पता लगाने और ढूंढने के लिए नियोजित किया जाता है, तो ये होता है एक्सटर्नल ग्रोलर। मतलब निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय उपकरण है, कौन सा विद्युत चुंबकीय जो एक आर्मेचर में ग्राउंड या शॉर्ट ओपन कॉइल्स का पता लगाने और ढूंढने के लिए नियोजित किया जाता है, तो एक्सटर्नल ग्रोलर, ठीक है। अब कह रहा है कि सीरीज और आर्मेचर बाइंडिंग की तुलना में शंट बाइंडिंग का प्रतिरोध कितना होता है, तो ये होता है आपका सीरीज और आर्मेचर बाइंडिंग से अधिक। सीरीज और आर्मेचर बाइंडिंग की तुलना में शंट बाइंडिंग का प्रतिरोध कितना होता है, तो सीरीज और आर्मेचर बाइंडिंग से अधिक। एक स्टेटर के विद्युत डिग्री क्या होती है, एक स्टेटर के विद्युत डिग्री 180 इंटू ध्रुवों की संख्या, नंबर ऑफ पोल्स। एक स्टेटर की विद्युत डिग्री इक्वल टू 180 इंटू ध्रुवों की संख्या। लैंप के साथ सीरीज में जुड़ती वाइंडिंग्स के बीच इंसुलेशन परीक्षण करते समय यदि कॉइल्स के बीच कोई डेड शॉर्ट सर्किट है तो लैंप क्या रहता है, तो लैंप क्या रहेगा, तो लैंप आपका उस समय क्या हो जाएगा, फुल लाइट देगी, क्या देगी, फुल लाइट रहता है। या एक एसी स्टेटर बाइंडिंग में निरंतर परीक्षण करते समय बाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में सीरीज में जोड़ा गया तो टेस्ट लैंप फुल लाइट रहता है, ठीक है। बाइंडिंग में बीच में इंसुलेशन परीक्षण करते समय कॉइल में बीच कोई डेड शॉर्ट सर्किट है तो लैंप क्या होगा, फुल लाइट में रहेगा, ठीक है। 3 सिंगल फेज स्टेटर बाइंडिंग की दूरी पर विद्युत रूप में मोटर के अंदर रखा जाता है, कितने डिग्री की दूरी पर, तो ये आपका 120 डिग्री, 3 फेज 120 डिग्री। तरंग बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा कितनी होती है, तो तरंग बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा 2 होती है, हमेशा 2 होती है। कह रहा है कि समांतर वायर लाइन कितने की आवृत्ति पर प्रयुक्त की जाती है, कितने की आवृत्ति पर प्रयुक्त की जाती है, तो ये की जाती है 300 MC पर सेकेंड, ठीक है। समांतर वायर लाइनों में 300 MC पर सेकेंड की आवृत्ति पर प्रयुक्त की जाती है।
विभिन्न घुमावों के बीच रोधन परीक्षण करते समय श्रेणी में जुड़े परीक्षण लैंप मंद दीप्ति होंगे यदि घुमावों के कुछ हिस्सों में लघु परिपथ होता हो। विभिन्न घुमावों के बीच रोधन परीक्षण करते समय श्रेणी में जुड़े परीक्षण लैंप किस दीप्ति के होंगे, तो मंद दीप्ति के होंगे यदि घुमावों के कुछ हिस्सों में लघु परिपथ होता हो। छोटी बाइंडिंग की जांच के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम विधि कौन सा परीक्षण होता है, तो ये होता है ट्रॉप टेस्ट। छोटी बाइंडिंग की जांच के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम विधि कौन से परीक्षण होता है, ट्रॉप टेस्ट। कह रहा है कि यदि एक संधारित प्रकार की पंखे की मोटर में कुंडल की कुल संख्या 16 है तो प्रत्येक समूह में कुंडल की संख्या क्या होगी, प्रत्येक समूह में कुंडल की संख्या कितनी होगी, 8 होगी, 16/2। एक संधारित प्रकार के पंखे में मोटर की कुंडल की कुल संख्या 16 है तो प्रत्येक समूह में कुंडल की संख्या कितनी होगी, 16/2, 8 कॉइल। करें लैंप बाइंडिंग में समांतर पाथ होते हैं तो जो लैंप बाइंडिंग में समांतर पाथ होते हैं जो पोल्स की संख्या के समान होती है, किसकी संख्या के समान, पोल्स की संख्या के समान होती है। लैंप बाइंडिंग में समांतर पाथ होते हैं जो पोल्स की संख्या के समान होती है। कह रहा है कि एक लैंप वाइंडिंग डीसी मशीन में कंडक्टर की संख्या 100 है और समांतर पथों की संख्या 10 है तो औसत पिच कितनी होगी, तो कंडक्टर की संख्या बाय क्या, समांतर पथों की संख्या तो कितना हो जाएगा, 100 बाई कितना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। ध्रुवों की संख्या 4 और स्लॉट की संख्या 24 होने पर ध्रुव पिच कितने होंगे, तो ध्रुव पिच कितने होंगे आपको, तो देखिए नंबर ऑफ स्लॉट्स, ध्रुव पिच इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट्स बाय नंबर ऑफ पोल्स, तो कितना होगा 24/4 कितना 6। आगे देखिए कह रहा है कि डीसी मशीन में एक आर्मेचर की धुर पिच 7 है यदि ध्रुवों और स्लॉटों की संख्या 4 और 8 है तो ध्रुवों और स्लॉटों की संख्या, तो धुर पिच कितना है, तो धुर पिच मतलब आपको पोल पिच निकालना है, पोल पिच इक्वल टू कितना होगा, नंबर ऑफ स्लॉट्स बाय नंबर ऑफ पोल्स, तो नंबर ऑफ स्लॉट 28 नंबर ऑफ पोल्स 4 तो कितना होगा 7। छोटे डीसी आर्मेचर में प्रयुक्त खांचे अर्धबंध खांचे होते हैं। वेब तथा लैप बाइंडिंग में पृष्ठ पिच बराबर होता है, वेब तथा लैप बाइंडिंग में पृष्ठ पिच बराबर होते हैं कुंडली पिच के, पृष्ठ पिच बराबर होता है कुंडली पिच के। वेब बाइंडिंग में परिणामी पिच होना चाहिए लगभग पृष्ठ पिच तथा अग्र पिच के अंतर के बराबर, पृष्ठ पिच तथा अग्र पिच के अंतर के बराबर होना चाहिए वेब बाइंडिंग में परिणामी पिच। ठीक है, 8 ध्रुवों वाली डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होनी चाहिए, आप 8 ध्रुव वाली डुप्लेक्स बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 16 होनी चाहिए, कितनी होना चाहिए 16। 8 ध्रुव वाली डुप्लेक्स में समांतर बाइंडिंग की पिचों की संख्या इसका ट्वाइस 16 होगी। आर्मेचर बाइंडिंग में किसी कुंडली के लपेटों के बीच लघु परिपथ की जांच के लिए अनुमोदित विधि कौन सा है, तो ये है वोल्टा पता विधि। मतलब आर्मेचर बाइंडिंग में किसी कुंडली के लपेटों के बीच लघु परिपथ जांच की विधि अनुमति विधि है वोल्टा पता विधि। ठीक है, लैप तथा वेब बाइंडिंग मूलतः एक दूसरे से भिन्न होते हैं, लैप तथा वेब बाइंडिंग मूलतः एक दूसरे के से भिन्न होता है द्विक परिवर्तन संयोजन में। आर्मेचर बाइंडिंग में पच्चर वेज बनाई जाती है किसका, तो फाइबर का ब्रॉन्ज का और मेलिनेक्स सभी का। ठीक है, कह रहा है कि आर्मेचर कोर में 3 प्रकार के खांचे बनाए जाते हैं, चौकार, वर्गाकार और त्रिभुजाकार। आर्मेचर कोर में 3 प्रकार के खांचे, चौकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार। कह रहा है कि वेस्टनों पर वार्निश की परत चढ़ाने का उद्देश्य वेस्टनों को विद्युत रोधन इंसुलेशन बढ़ाना, वेस्टनों को कंपन मुक्त करना, वेस्टनों पर अतिरिक्त विद्युत रोधी परत चढ़ाना, उपयुक्त सभी। कह रहा है कि वोल्टा माप पात वोल्टेज ड्रॉप परीक्षण अपनाया जा सकता है कब, मतलब केवल लघु परिपथ दोष परीक्षण हेतु, केवल खुला परिपथ दोष परीक्षण हेतु, केवल अर्ध दोष परीक्षण हेतु, उपयुक्त तीनों दोष के परीक्षण हेतु। खुली कुंडली बाइंडिंग में बाइंडिंग के सिरे रखे जाते हैं कैसे, स्वतंत्र। ठीक है,
कुंडली का वह अंश जो स्टेटर कोर से बाहर रहता है कहलाता है, क्या कहलाता है? निष्क्रिय पार्श्व। निष्क्रिय पार्श्व। कुंडली का वह अंश जो स्टेटर कोर के बाहर रहता है कहलाता है निष्क्रिय पार्श्व। कह रहा है कि यह एसी बाइंडिंग की किस्म नहीं है, यह एसी बाइंडिंग की किस्म नहीं है। ग्राम्य बाइंडिंग, ग्राम्य बाइंडिंग एसी बाइंडिंग की किस्म नहीं है, ग्राम्य बाइंडिंग एसी बाइंडिंग की किस्म नहीं है। थ्री फेज प्रेरण मोटर में तीन वेस्टनें 120 वैद्युतिक अंश के अंतर पर स्थापित की जानी चाहिए। थ्री फेज प्रेरण मोटर में तीन वेस्टनें 120 वैद्युतिक अंश अंतर पर स्थापित की जानी चाहिए। वितरित बाइंडिंग वह है जिसमें प्रति ध्रुव प्रति फेज कुंडलियों की संख्या एक से अधिक होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग वितरित बाइंडिंग को कहते हैं जिसमें प्रति ध्रुव प्रति फेज कुंडलियों की संख्या एक से अधिक होती है। उच्च वोल्टता वाली थ्री फेज मशीन की रीवाइंडिंग के लिए वरीयता प्राप्त विधि क्या है? वरीयता प्राप्त विधि है इनवॉल्यूट कुंडली बाइंडिंग। इनवॉल्यूट कुंडली बाइंडिंग। उच्च वोल्टा वाली थ्री फेज मशीन की रिवाइंडिंग के लिए वरीयता प्राप्त विधि कौन है? इनवॉल्यूट कुंडली बाइंडिंग। इनवॉल्यूट कुंडली बाइंडिंग। एकल परत बाइंडिंग वह है जिसमें प्रत्येक खांचे एक कुंडली पार्श्व स्थापित किया जाता है। प्रत्येक खांचे में एक कुंडली पार्श्व स्थापित किया जाता है। एकल परत बाइंडिंग वह है जिसमें प्रत्येक खांचे में एक कुंडली पार्श्व स्थापित किया जाता है। कह रहा है कि यदि खांचा कोण 30 वैद्युतिक अंश हो और मुख्य वेस्टर्न कार्यरत वेस्टर्न खांचा संख्या 1 से प्रारंभ की जाए तो प्रारंभिक वेस्टर्न प्रारंभ की जाना चाहिए कितने से? तो ये आपका खांचा संख्या 4 से। खांचा संख्या 4 से दो बार रिपीट हो गया है, इसको याद कर लीजिए बढ़िया से। यदि खांचे कोण 30 डिग्री वैद्युतिक अंश का हो तो मुख्य वेस्टर्न कार्यरत वेस्टर्न खांचा 1 से आरंभ किया जाए तो प्रारंभिक वेस्टर्न जो आपका स्टैंड होगा जहां से लपेटे शुरू होगा वो होगा खांचा 4 से लपेटे शुरू हो जाएगा। कह रहा है कि प्रारंभिक वेस्टर्न कार्यरत वेस्टर्न में 90% वैद्युतिक अंश के अंतर पर प्रारंभ की जाती है। कितने पर? 90 डिग्री वैद्युतिक अंश पर। तो 90 डिग्री वैद्युतिक अंश आप देखिए यहाँ, आप देखिए 90 डिग्री है तो 90 डिग्री 1 2 3 4 तो 30 डिग्री इसमें, 30 डिग्री इसमें, 30 डिग्री इसमें, तो टोटल कितना हुआ? 4 हुआ। तो खांचा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। कुंडली एक में इनलेड को एक ध्रुव पिच के बराबर किसी दूसरी कुंडली के आरंभ से जोड़ा गया तो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है सिंपल वेव बाइंडिंग। कुंडली एक में इंडलेड को एक ध्रुव पिच के बराबर किसी दूसरी कुंडली के आरंभ से जोड़ा गया तो क्या कहलाता है? सिंपल वेव बाइंडिंग। कुंडली एक में इंडलेड को कम्यूटेटर खंडों से होते हुए आसन कुंडली 2 के आरंभ लेड से जोड़ा गया है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सिंपल लैप बाइंडिंग। सिंपल लैप बाइंडिंग। कुंडली एक इंड लेड को कम्यूटेटर खंडों से होते हुए आसन कुंडली 2 के आरंभ लेड से जोड़ा गया तो ये सिंपल लैप बाइंडिंग होगा। कहा कि वे दो विधियां कौन सी है जिसके द्वारा बाइंडिंग के क्षेत्र की ध्रुवीयता पोल को जांचा जा सकता है? तो ये कौन सा दो विधियां हैं? तो ये है चुंबकीय सुई और सर्च कुंडली विधि। वे दो विधियां कौन सी है जिसके द्वारा बाइंडिंग के क्षेत्र की ध्रुवीयता पोल को जांचा जा सकता है? चुंबकीय सुई और सर्च कुंडली विधि। सिरा संयोजन, समूह संयोजन तथा लीड संयोजन संबंधित विवरण लिया जाना चाहिए किसमें? वेस्टर्नों को निकालने से पूर्व। जब मोटर में सकेंद्रीय कंसेंट्रिक बाइंडिंग में स्किन कुंडलियां प्रयुक्त हो तो सबसे सुरक्षित विधि कौन सी है? सबसे सुरक्षित विधि है आपका सकेंद्रीय कुंडलियों के एक समूह को खांचों में फंसाकर उनके आकार की उपयुक्तता को परखना। कहा जब मोटर में सकेंद्रीय कंसेंट्रिक बाइंडिंग में स्किन कुंडलियां प्रयुक्त हो तो सबसे सुरक्षित विधि है सकेंद्रीय कुंडलियों के एक समूह को खांचों में फंसाकर उनके आकार में उपयुक्तता को परखना। यदि एकल परत वितरित बाइंडिंग मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग कुंडलियां की संख्या 24 है तो खांचों की संख्या कितनी होगी? कुंडलियां की संख्या 24 है तो खांचों की संख्या कितनी होगी? तो अगर खांचों की संख्या निकालना है तो ये होगा क्या? कुंडलियों की संख्या इंटू एम, एम मतलब 2, तो कुंडलियों की संख्या कितना है? 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 48 ट्वाइस हो जाता है। कह रहा है कि जब एक लपेटे हुए आर्मेचर के एक समान सतही प्लेट की सतह पर
लुढ़काया जाता है तो आर्मेचर प्रत्येक लुढ़कन पर अपने भार की समान स्थिति में एक हो जाती है। सतही प्लेट की स्पर्श करने वाली आर्मेचर की स्थिति को का मान होना जाता है। कितना मान होना चाहिए इसका? तो इसका मान होना चाहिए सामने वाले हिस्से से अधिक भार होनी चाहिए। कह रहा है कि किसी स्थिरक स्टेटर के लिए अंशों में खांचों दूरी की गणना करने का सूत्र क्या है? खांचों की दूरी की गणना करने का सूत्र है कुल वैद्युतिक अंश बाय खांचों की संख्या। उच्च वोल्टता वाली डीसी मोटर में प्रयुक्त खांचों की किस्म होगी उच्च वोल्टता वाली डीसी मोटर में प्रयुक्त खांचों की किस्म होगी। कितनी होगी? तो ये होगी खुले प्रकार के डबटेल युक्त। वितरित वाइंडिंग में सभी कुंडलियां में समान होती है या होता है? क्या होता है? तो ये होता है लंबाई। वितरित वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटिव वाइंडिंग में सभी कुंडलियों में समान लंबाई होता है। प्रत्यावर्तक में पिच फैक्टर केपी इक्वल टू कॉस अल्फा बाई 2 के रूप में व्यक्त किया जाता है। जहां अल्फा व्यक्त करने का फॉर्मूला क्या होता है? तो अल्फा व्यक्त करने का फॉर्मूला होता है आपको पिच में अंतर बाय फुल पिच इंटू 180 डिग्री। अल्फा इक्वल टू पिच में अंतर बाय फुल पिच इंटू 180 डिग्री। ध्रुव पिच द्वारा परिकलित होता है स्लॉटों की संख्या बाय ध्रुवों की संख्या द्वारा। ध्रुव पिच बराबर स्लॉटों की संख्या बाय ध्रुवों की संख्या द्वारा परिकलित होता है। ध्रुव पिच स्लॉटों की संख्या बाय ध्रुवों की संख्या द्वारा परिकलित होता है। कह रहा है कि प्रति ध्रुव प्रति फेज कुंडलियों की संख्या कुल संख्या बराबर होता है। प्रति ध्रुव प्रति फेज कुंडलियों की कुल संख्या बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो ये फॉर्मूला होता है आपका कुंडलियों की कुल संख्या बाय फेजों की संख्या इंटू ध्रुवों की संख्या। कुंडलियों की कुल संख्या बाय फेजों की संख्या इंटू ध्रुवों की संख्या। प्रति फेज कुंडलियों की संख्या बराबर होता है प्रति फेज कुंडलियों की संख्या के बराबर होता है कुंडलियों की कुल संख्या बाय फेजों की संख्या। प्रति फेज कुंडलियों की संख्या बराबर कुंडलियों की कुल संख्या बाय फेजों की संख्या। कुंडलियों की कुल संख्या बाय फेजों की संख्या फॉर्मूला होता है ये। करा कि कुंडलियों की घड़ी की दिशा में रखते हो कम्यूटेटर खंडों में संपर्कन घड़ी की विपरीत दिशा में होता है। इस प्रकार के बाइंडिंग को क्या कहते हैं? इस प्रकार के बाइंडिंग को हम कहते हैं रिट्रोगेसिव लैप या वेव बाइंडिंग। कह रहा है कि कुंडलियों को घड़ी की दिशा में रखते हुए कम्यूटेटर खंडों से संपर्क की घड़ी की दिशा में होता है। तो इस प्रकार के बाइंडिंग को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के बाइंडिंग को हम कहेंगे आपको प्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग या वेव बाइंडिंग। कुंडलियों के घड़ी की दिशा में तो प्रोग्रेसिव, घड़ी के विपरीत दिशा में तो रिट्रोगेटिव। ठीक है, रिट्रोगेटिव का वैल्यू 1 से कम होता है और प्रोग्रेसिव का 1 से ज्यादा होता है। कह 3 फेज के स्टेटर खांचों में स्लॉट के पदों में फेज विस्थापन है। फेज विस्थापन कितना है? 120 डिग्री बाय डिग्री में खांचों की दूरी 3 फेज के एक स्टेटर में खांचों स्लॉट के पदों के फेज विस्थापन होता है 120 बाय डिग्री में खांचों के बीच की दूरी। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।